अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। अब ये अपने नाम से ही बता रही हैं, ये हमारे पास ऐसी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होंगी जो कि क्या करेंगी, बैक्टीरिया के अंदर होने वाले प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगी, प्रोटीन्स नहीं बनने देंगी। ठीक है, सो ये ऐसी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं जो कि क्या करेंगी, अटैच होंगी। अब प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है, राइबोसोम की वजह से होती है। राइबोसोम करा रहा होता है तो ये राइबोसोम को अफेक्ट करती हैं, राइबोसोम पे अटैच होती हैं और राइबोसोम के थ्रू होने वाली प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती हैं। ठीक है, सो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में वो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं जो राइबोसोम को ऑल्टर करके उसके साथ अटैच होके बाइंड होके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगी। इनकी अभी मैं आपको क्लासेस और सब क्लासेस बताऊंगी। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनके एडवर्स इफेक्ट में से क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो एडवर्स इफेक्ट जो है वो बड़े अच्छे से आपने इनके करने हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कि जो बैक्टीरिया का राइबोसोम है, क्योंकि ये राइबोसोम पे जाके बाइंड करती हैं, तो बैक्टीरिया का जो राइबोसोम है वो मेमेलियन राइबोसोम से डिफरेंट होता है ना। मेमेलियन राइबोसोम जो है वो थोड़ा लार्जर होता है, उसमें 40S और 60S सब यूनिट्स हैं, जबकि बैक्टीरियल राइबोसोम में कौन से सब यूनिट्स होते हैं, 50S और 30S। अब एक्सेप्शनल रूल ये है कि जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के अंदर हम क्लासेस पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैक्रोलाइड, ठीक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड और कुछ अदर पढ़ेंगे, ये सारी की सारी क्या करती हैं, ये 50S सब यूनिट के साथ बाइंड करती हैं और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। लेकिन सिर्फ एक ऐसी ड्रग है टेट्रासाइक्लिन, ये टेट्रासाइक्लिन क्या करती है, ये 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पे हम इनकी ब्रीफ सी क्लासिफिकेशन करेंगे और फिर उस क्लासिफिकेशन को टर्न बाय टर्न एक्सप्लेन करेंगे। क्लासिफिकेशन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की हुई है डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पेक्ट्रम। इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ऐसी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग्स जो वाइड स्पेक्ट्रम है, मॉडरेट स्पेक्ट्रम है और नैरो स्पेक्ट्रम है। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ जाती हैं, वाइड स्पेक्ट्रम वाली ड्रग्स, मॉडरेट स्पेक्ट्रम वाली जिनके स्पेसिफिक यूजेस हैं और नैरो स्पेक्ट्रम वाली जिनके लिमिटेड यूजेस हैं। वाइड स्पेक्ट्रम में फर्दर हमारे पास 2 ड्रग्स आएंगी, एक तो है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, और दूसरी है हमारे पास क्लोरएम्फीफिनाकोल या क्लोरा एम्फीफिनाकोल। ठीक है, एक क्या आ जाएगी, सेट्रासाइक्लिन और दूसरी, तो जो हमारे पास आ जाती हैं ये वाइड स्पेक्ट्रम वाली, इसके अंदर क्या है, टेट्रासाइक्लिन है और क्लोर एम्फीफिनाकोल है। ठीक है, क्लोरा एम्फीफिनाकोल या क्लोर एम्फीफिनाकोल। जो मॉडरेट स्पेक्ट्रम वाली हैं उसको आप मॉडरेट से याद रख सकते हो। इसमें हमारे पास एम से क्या आ जाती है, मैक्रोलाइड, और फिर लाइड से याद रख सकते हो, दूसरी क्या आ जाती है, कीटोलाइड। सो मैक्रोलाइड और कीटोलाइड। ठीक है, जो नैरो स्पेक्ट्रम है इसके अंदर 3 ड्रग्स आ जाती हैं। उन 3 ड्रग्स में लिकोसमाइड, स्ट्रेप्टोग्रामिन, ऑक्साजोलिडीन। ठीक है, लिकोसमाइड, देन हमारे पास आती है स्ट्रेप्टोग्रामिन, सो लिकोसमाइड एंड स्ट्रेप्टोग्रामिन, और थर्ड पे हमारे पास आ जाती है ऑक्साजोलिडीन। सो यहाँ तक हमने बात की कि आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, ऐसी एंटीमाइक्रोबियल ड्रग जो राइबोसोमल सब यूनिट्स के साथ बाइंड करके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगी। बाकी जितनी भी हैं ये सारी की सारी बाइंड करती हैं 50S सब यूनिट के साथ, जबकि टेट्रासाइक्लिन 30S सब यूनिट के साथ बाइंड करता है और डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पेक्ट्रम हमने इनको 3 फॉर्म्स में क्लासीफाई किया हुआ है। सो जो सबसे पहला क्लास है हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में भी टेट्रासाइक्लिन, सो हम टेट्रासाइक्लिन को आज पढ़ लेते हैं। टेट्रासाइक्लिन में आपको पता होना चाहिए कि ये 4 फ्यूज्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 4 फ्यूज्ड रिंग से मिलके ये हमारे पास बना हुआ होता है और इसके पास जो है वो बस इस तरह की कुछ रिंग्स होती हैं। 4 फ्यूज्ड रिंग से ये मिलके बना हुआ होता है। इसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और सब्सटीट्यूशन भी होती है। ये सब्सटीट्यूशन ऑल्टर होगी तो इसके जो डिफरेंट क्लासेज और सब क्लासेज हैं उनकी फार्माकोकिनेटिक फीचर्स और उनकी जो हमारे पास है फार्माकोकिनेटिक फीचर और माइक्रोबियल एक्टिविटी वो भी इफेक्ट होगी। हमने पढ़ना क्या है, सो उसकी एक आउटलाइन बना लेते हैं कि टेट्रासाइक्लिन में हमने इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद हमने इनका स्पेक्ट्रम पढ़ना है। ठीक है, स्पेक्ट्रम के बाद हम इनकी फार्माकोकिनेटिक फीचर्स पढ़ेंगे और फार्माकोकिनेटिक में मैं आपको बताऊंगी कि इससे बिलोंग करती जो 2 ड्रग्स हैं, मिनोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन, वो फार्माकोकिनेटिकली बाकी कंपाउंड से डिफरेंट हैं और ये डिफरेंस भी आपको आना चाहिए, इसकी वजह से MCQ पूछते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इनके यूजेस की और एडवर्स इफेक्ट की। एडवर्स इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो अब आप लोग ही मुझे बता सकते हो कि टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, 30S सब यूनिट के साथ बाइंड करके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। कैसे, अगर ये टेट्रासाइक्लिन है तो सबसे पहले इसे राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करने के लिए सेल के अंदर जाना पड़ेगा और सेल के अंदर ये 2 तरीकों से जा सकता है। या तो ये यहाँ से पैसिवली ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिवली डिफ्यूज होता है, या ये एक एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये सेल के अंदर चला गया और यहाँ पे कंसंट्रेट हो
गया, कंसनट्रेट होने के बाद ये 30S सब यूनिट के साथ बाइंड करता है, 30S सब यूनिट के साथ बाइंड करके ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस को कैसे इनहिबिट करता है मैं बताती हूँ। अच्छा, तो ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। अब बेसिकली आप थोड़ा सा अपना प्रीवियस नॉलेज रिकॉल करो तो हो क्या रहा होता है, हो ये रहा होता है, एक हमारे पास स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट होता है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मैसेंजर आरएनए पड़ा हुआ होता है और ऊपर जो है वो लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट होता है। ये जो मैसेंजर आरएनए है इसके ऊपर हमने कहा था 3 साइट्स होती हैं, एक ए साइट होती है, एक पी साइट होती है और एक ई साइट होती है। ठीक है, जो भी नया ट्रांसफ़र आरएनए आता है वो नया ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड्स को ले के कहाँ पे आता है, ए साइट पे आता है और यहाँ अमाइनो एसिड को डिलोड करता है। अब आगे क्या स्टेप है वो मैं रिवाइज यहाँ पे नहीं करूँगी। ठीक है, अब ये जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं ये क्या करते हैं कि ये जो चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए है इसकी बाइंडिंग मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स के ऊपर होने ही नहीं देते। तो आप लोगों को ये बात नज़र आएगी कि ये जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं ये क्या करते हैं कि ये जो चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए है जो अमाइनो एसिड लेके आ रहा होता है, ये उस चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए को मैसेंजर आरएनए राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स पे बाइंड होने ही नहीं देता। ठीक है, सो राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स पे जब चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड को डिलोड ही नहीं करेगा तो अमाइनो एसिड होंगे तो प्रोटीन बनेगा ना, सो अमाइनो एसिड्स ही नहीं है और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है जी, अब अगर हम बात करें प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं है तो ग्रोथ जो है वो उसकी स्लो हो जाएगी और ग्रोथ को जब ये स्लो करेगी तो हेंस ये क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। ये क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। अब इसके स्पेक्ट्रम की बात आती है, सेकंड हमने क्या डिस्कस करना है इसका स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम इसका बहुत वाइड है, इसको मल्टीपल वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस में हम दे सकते हैं, जैसे कि ये ग्राम पॉजिटिव में दिया जा सकता है, ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस में इसको देते हैं, उसके अलावा हम इसको प्रोटोजोल इन्फेक्शन में भी देते हैं, स्पायरोकाइटल इन्फेक्शन में भी देते हैं। सो प्रोटोजोआ, स्पायरोकाइट और माइकोबैक्टीरिया टिपिकल बी और ए टिपिकल बी। ठीक है, सो आपने याद रखना है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, टिपिकल, ए टिपिकल, माइकोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और स्पायरोकाइट के इन्फेक्शन में हम इसको दे सकते हैं, इसीलिए तो ये वाइड वैरायटी है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फार्माकोकिनेटिक फीचर्स में। नॉर्मली जो इसकी जितनी भी क्लासेस हैं हम उनको ओरली देते हैं और वो ओरली वेल एब्जॉर्ब है, लेकिन इनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो फूड से इम्पेयर्ड होगी और स्पेशली अगर फूड के अंदर कीटाइनिक आइंस हुए जैसे कि मैग्नीशियम वगैरह तो इसकी इम्पेयरमेंट होगी, क्योंकि ये कीटाइनिक आइंस क्या करते हैं, ये टेट्रासाइक्लिन के साथ मिलके इनसॉल्युबल कंपाउंड चिलेट बना लेते हैं जो कि एब्जॉर्ब ही नहीं होता। सो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि उसके साथ उसको ऐसी डाइट नहीं देनी जिसमें डाईवैलेंट कीटाइनिक आइंस प्रेजेंट हो। ठीक है जी, दूसरी बात ये है कि इनका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी वाइड होता है, लेकिन ये ब्लड ब्रेन बैरियर को इतना सिग्निफिकेंटली क्रॉस नहीं करती। प्लेसेंटा को ये क्रॉस कर लेती हैं और यहाँ से इनका इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है। अच्छा, तो ये क्या कर सकती हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं और प्लेसेंटा को क्रॉस करके ये फीटस को इफेक्ट करती हैं और स्पेशली फीटस की ना बोन्स और टीथ डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं, टीथ डिस्प्लेजिया वगैरह करती हैं और ये इनका टेट्रोजेनेसिक इफेक्ट है जो आपको आना चाहिए कि ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेग्नेंट वुमेन्स में। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस करके टीथ डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बाकी जितनी भी इसके अंदर ड्रग्स हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा नहीं होता और वो अनचेंज यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होती हैं, अनचेंज यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाती हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था कि बाकियों की जो फार्माकोकिनेटिक फीचर्स हैं वो थोड़े से डिफर करते हैं इसके दो कंपाउंड से जिनका नाम है मिनोसाइक्लिन। ठीक है, मिनोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, माइनोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन। ये जो माइनोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन है इनको हम ओरली देते हैं, लेकिन ये हम कैसे देते हैं, इंट्रावीनियसली। अच्छा, इन दोनों का एक पहला डिफरेंस तो ये आ गया कि ये हम ओरली देते हैं, बाकी जितनी भी क्लासेस जो है टेट्रासाइक्लिन से बिलोंग करती हैं, लेकिन इसके अंदर जो मिनोसाइक्लिन है और डॉक्सीसाइक्लिन है इसको हम इंट्रावीनियसली देते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ये प्लेसेंटा को तो क्रॉस कर जाती हैं लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर को इतना सिग्निफिकेंटली क्रॉस नहीं करती और CSF में हमें इनकी इतनी अमाउंट नहीं मिलती, जबकि इनकी सिग्निफिकेंट थेराप्यूटिक वैल्यूज़ जो हैं वो CSF में हमें मिलती हैं। इंपॉर्टेंट बात ये, और यहाँ से MCQ भी आता है कि ये जो मिनोसाइक्लिन है ना, ये जो मिनोसाइक्लिन है ये क्या करती है, ये आपकी टीयर्स और स्लाइवा में रिलीज होती है, टीयर्स और स्लाइवा में रिलीज होती है। इसीलिए आंख के अंदर कोई इन्फेक्शन हो तो उसको रेडिकेट करने के लिए मिनोसाइक्लिन देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टीयरिंग कॉज करेगी और वो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो इरेडिकेट हो जाएगा। सो ये मेनिंजियोकोकल कैरियर स्टेट को इरेडिकेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये MCQ आता है, मिनोसाइक्लिन किसको इंपॉर्टेंट है ये, या फिर पूछते हैं कि मेनिंजियोकोकल कैरियर स्टेट को इरेडिकेट करने के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है, तो वो मिनोसाइक्लिन है। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट बात ये है कि ये इतनी ज़्यादा मेटाबोलाइज नहीं होती, अनचेंज यूरिन में रिलीज होती हैं, जबकि मिनोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है और उसके बाद ये बाइल और बाइल के थ्रू ये फीसेस में एक्सक्रीट होती हैं, तो इनके फार्माकोकिनेटिक फीचर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। देन हम अगर बात करेंगे इनकी हाफ लाइफ की, तो इनकी हाफ लाइफ बाकी टेट्रासाइक्लिन से ज़्यादा होती है। सो ये डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं कि इनको हम ओरली इंट्रावीनियसली देते हैं, CSF में भी ये जाती हैं, टीयर्स और स्लाइवा में भी रिलीज होती है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म है, बाइल में एक्सक्रीट होती है और हाफ लाइफ या एक्सक्रीशन टाइम भी इनका ज़्यादा है, ठीक है जी। उसके बाद अब बात करते हैं इनके प्राइमरी यूजेस की। कैटजन के अंदर ये बात बताई हुई है कि इसी से एक क्लास बिलोंग करती है जिसे हम कहते हैं टाइजीसाइक्लाइन, उसको भी हम सिर्फ इंट्रावीनियसली देते हैं, लेकिन इसको हमने आगे अलग से भी डिस्कस करना है। सो यहाँ तक हमने बात की है टेट्रासाइक्लिन की। उसके बाद इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कि किस तरह से ये इनहिबिट करती है प्रोटीन की सिंथेसिस को। मैंने फिर आपको बताया कि ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव, टिपिकल, एटिपिकल, प्रोटोजोआ और स्पाइरोकाइटल इन्फेक्शन में यूज़ होती है। फिर हमने बात की कि नॉर्मल इसके फार्माकोकिनेटिक फीचर हैं सिर्फ मिनॉक्सी और डॉक्सीसाइक्लिन के थोड़े से डिफरेंट हैं, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इनको यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं। तो कैटजन के अंदर इनके यूजेस को 3 तरह से क्लासीफाई उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा एक तो हमारे पास इसके प्राइमरी यूजेस हैं, यानी मेन है, हमने यूज़ करना ही करना है। देन हमारे पास इसके सेकेंडरी यूजेस हैं, यानी कि हमने ऑल्टरनेटिवली इसको यूज़ करना है, अगर दूसरी ड्रग नहीं होगी तो फिर हम टेट्रासाइक्लिन को दे देंगे। एंड थर्ड पे सिलेक्टिव यूजेस हैं, कुछ ऐसे डिजीजेस हैं कि सिलेक्टिवली हमें वहाँ पे टेट्रासाइक्लिन या फिर इसके कुछ कंपाउंड्स देने पड़ेंगे। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो कौन से इन्फेक्शंस में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हम इसको देते हैं, तो पहली बात है माइकोप्लाज्मा से होने वाले इन्फेक्शंस में ये रिकमेंड की जाती है। देन नमूनिया, क्लेमीडिया, रिकेटिशिया, विब्रो या स्पाइरोकाइट, ठीक है, नमूनिया, उसके बाद क्लेमीडिया, माइकोप्लाज्मा, नमूनिया, क्लेमीडिया, स्पाइरोकाइटल के अलावा ये रिकेटिशिया और विब्रिस इन्फेक्शन में भी, ठीक है, रिकेटिशिया और विब्रिस इन्फेक्शंस में भी दी जाती है। देन वो कहता है कि हमारे पास वैसे तो जो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया होता है ना, उसमें हम क्या देते हैं, मैक्रोलाइड देते हैं, लेकिन मैक्रोलाइड अगर नहीं होगी तो ऑल्टरनेटिव के तौर पे हमने क्या देनी है, डॉक्सीसाइक्लिन। सो डॉक्सीसाइक्लिन एज एन ऑल्टरनेटिव टू मैक्रोलाइड हम दे सकते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया में भी। सेकेंडरी यूजेस की अगर हम बात करें कि सेकेंडरीली ऑल्टरनेटिवली हमने इसको किसके लिए यूज़ करना है, तो ऑल्टरनेटिवली हम इसको सेफिलिस में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसको यूज़ करते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइटिस या एक्नी में, ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइटिस या एक्नी में एज एन सेकेंडरी चॉइस हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्टिवली हमने इसको कब यूज़ करना है, सिलेक्टिवली जब हमारे पास GIT में स्टमक में अल्सर्स हुए हुए हों, स्टमक में अल्सर जो हैं वो स्पेशली H. पाइलोरी की वजह से हों, तो हम टेट्रासाइक्लिन देते हैं। दूसरी बात है कि लाइम डिजीज़ में भी हम डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, ठीक है, लाइम डिजीज़ आपने सर्च करना है क्या होता है, उसमें हम डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। मेनिंजियोकोकल इन्फेक्शन को इरेडिकेट करने के लिए ये पूछते हैं, मेनिंजियोकोकल फंक्शंस को इरेडिकेट करने के लिए मोनोसाइक्लिन्स देते हैं। देन मलेरिया एम्बियासिस में भी दे सकते हैं। और हमारे पास डेमीसाइक्लोसिन एक के बारे में बताया हुआ है कि ADH सिक्रीटिंग ट्यूमर्स में वो भी दी जा सकती है। तो इसके इंपॉर्टेंट ये हमारे पास यूजेस हैं कि प्राइमरीली इसको माइकोप्लाज्मा, नमूनिया, क्लेमीडिया, स्पाइरोकाइटल, रिकेटिशिया, विब्रिस इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। एज एन ऑल्टरनेटिव टू मैक्रोलाइड इसको कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया में भी डॉक्सीसाइक्लिन हम दे सकते हैं। सेकेंडरी इसको सेफिलिस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या एक्नी में देंगे, और सिलेक्टिवली एक तो H. पाइलोरी के केस में देंगे, डॉक्सी को लाइम डिजीज़ में देंगे, मिनोसाइक्लिन को मेनिंजियोकोकल इन्फेक्शन को इरेडिकेट करने के लिए देंगे। और ये बात आपसे पूछ सकते हैं, सो आपने इसको याद करना है। यूजर्स के बाद अब हमारे पास आ जाते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट। सो एडवर्स इफेक्ट जो है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको टिजीसाइक्लिन के बारे में बता देती हूँ, जो यहाँ पे हमने थोड़ी सी बात की। असल में जो मोनोसाइक्लिन है ना, मोनोसाइक्लिन है, जो मिनोसाइक्लिन है या माइनोसाइक्लिन है, जो भी मिनोसाइक्लिन है, इसी का डेरिवेटिव है हमारे पास टाइजीसाइक्लिन, ठीक है, टिजीसाइक्लिन या टाइजीसाइक्लिन। ये जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और ये हमने इंट्रावीनियसली देना है बहुत सीवियर इन्फेक्शंस में, उन इन्फेक्शन में जो बाकी तमाम टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट हो चुके हैं, बाकी तमाम टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसको देना है MRSA में, ठीक है। दूसरी बात है हमने इसको देना है वही मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ओरियस के लिए। देन हमने इसको वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टेन्स के लिए भी देना है।
देन ऐसी ड्रग्स बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट स्पीशीज़ जो है उनके अगेंस्ट भी हम दे सकते हैं किसको, टाइगीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन को आखिरी चॉइस के तौर पे हम इसे देते हैं। एनारोब में क्लेमीडियल, माइकोबैक्टीरियल, एनारोब में क्लेमीडियल और माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन में, उन तमाम इन्फेक्शन में जो बाकी किसी ड्रग से काबू नहीं हो रहे उसमें हमने टेट्रासाइक्लिन देना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी टॉक्सिसिटीज़ की। टॉक्सिसिटीज़ बस मैं जनरल आपको बताऊंगी, आपने रीड इसको खुद दे देनी है। सबसे पहले आ जाती हैं जीआईटी की टॉक्सिसिटीज़। जीआईटी टॉक्सिसिटीज़ में वो कहता है कि ये जीआईटी के म्यूकोजा को इरिटेट करता है। ये जो म्यूकोजा है या जीआईटी इरिटेशन है ये लाइट नोजिया से लाइफ थ्रेटनिंग इंटेरोकोलाइटिस की तरफ भी जा सकती हैं। फ्लोरा को डिस्टर्ब करता है, कैंडियासिस वहाँ पे कर सकता है। इसका ट्रीटमेंट ये है कि आपने इसको डाईवैलेंट केटाइनिक आयंस के साथ नहीं देना, फ्लूइड्स के साथ देना और कैप्सूल की फॉर्म में दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सो दूसरी बात ये है कि ये बोनी स्ट्रक्चर और टीथ को भी डिस्टर्ब करता है, तो ये हमारे पास टीथ एनामल कॉज करता है, ठीक है। टीथ एनामल कॉज करता है, उनकी ग्रोथ को थोड़ा एब्नॉर्मल कर देता है, डिस्प्लेजिया कर देता है और इर्रेगुलर का कलर भी ख़राब कर देता है और इर्रेगुलर ग्रोथ करता है। और ये वाला जो है वो ना सिर्फ बच्चों में बल्कि फीटस में ज़्यादा देखा गया कि जब प्रेग्नेंट वुमेन ने लिया और प्लेसेंटा को क्रॉस करके गई तो बच्चों की जो ग्रोथ डेवलपमेंट थी, बोनी स्ट्रक्चर की, टीथ की डेवलपमेंट थी, उसको इसने इफेक्ट किया। दैट्स वाई ये पीडियाट्रिक में, बच्चों में और प्रेगनेंसी दोनों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और ये वाला इसका साइड इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड बात ये है कि ये हमारे पास हिपैटिक टॉक्सिसिटी भी करता है। इसकी हाई डोजेस जो है, स्पेशली अगर वुमेन प्रेग्नेंट है, लिवर डिजीज़ है, कोई रीनल इम्पेयरमेंट है तो उसमें हिपैटोटॉक्सिसिटी भी करता है। उसके बाद ये फोटोटॉक्सिसिटी भी करता है, यानी अगर पेशेंट जो है वो टेट्रासाइक्लिन ले रहा होता है तो वो बड़ा फोटो सेंसिटिव हो जाता है। जब वो बाहर धूप में जाएगा, यूवी रेडिएशन के उसका एक्सपोजर होगा तो रैशेस वगैरह हो सकते हैं। अगर वो टेट्रासाइक्लिन ले रहा है और उसने बाहर जाना है तो फिर उसको सन प्रोटेक्शन इस्तेमाल करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डिफरेंस इसका ये भी साइड इफेक्ट ये भी है कि ये वेस्टिब्यूलर टॉक्सिसिटी कॉज करता है, ठीक है। वेस्टिब्यूलर टॉक्सिसिटी करता है यानी कि ये डेफनेस कॉज करता है, थोड़ा सा इंसान को बहरा कर देता है। सो ये वेस्टिब्यूलर टॉक्सिसिटी भी है इसकी और ये डेफनेस कॉज कर देता है, कहता है। लेकिन ये जो डेफनेस है ये डोज डिपेंडेंट होती है। अगर आपने कम डोज में ली है तो ये रिवर्सिबल होती है और अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और क्रॉनिकली ले रहे हैं तो ये डेफनेस जो है वो इरिवर्सिबल भी हो सकती है। सूडो ट्यूमर सेरिब्री भी कॉज करता है जो कि बिनाइन इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन डेवलप करा देता है और ब्लड विजन या फिर हेडेक वगैरह करता है। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं, मैं दोबारा बता देती हूँ। इसके साइड इफेक्ट है जीआईटी के म्यूकोजा की इरिटेशन, इसका साइड इफेक्ट है बोनो और टीथ की डेवलपमेंट को डिस्टर्ब करना, उनको एनामल कॉज करना, डिस्प्लेजिया कॉज करना, इरेगुलरिटीज़ कॉज करना, स्पेशली बच्चों में और फीटस में। दूसरी तीसरी बात हमने की ये हिपैटोटॉक्सिक है। देन हमने कहा ये वेस्टिब्यूलोटॉक्सिक है, ये हियरिंग लॉस भी कॉज करता है, फोटो सेंसिटिव है, पेशेंट को क्या बना देता है, लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कर देता है, यूवी रेडिएशन से। और देन मैं आपको कह रही हूँ कि एक टर्म इन्होंने लिखी भी है लिपन के अंदर कि ये सूडो ट्यूमर सेरिब्री करता है, यानी कि हाइपरटेंशन कर देता है और हाइपरटेंशन की वजह से क्या होना शुरू हो जाता है, विजन भी ब्लर्ड हो जाती है और हेडेक वगैरह स्टार्ट हो जाता है। दैट्स वाई ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ये मिल्क के अंदर भी सीक्रेट होता है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के अंदर और चिल्ड्रंस में जो कि 8 साल से कम है तो उनके अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। यहाँ पे कम्प्लीटली हमने पढ़ लिया किसको, टेट्रासाइक्लिन्स को। आई होप आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमने इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़े जो कि बहुत आसान था। हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा, ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव, टिपिकल, एटिपिकल, स्पाइरोकाइट एंड प्रोटोजोआ। फिर हमने कहा कि हमने इसके फार्माकोकिनेटिक फीचर पढ़े कि ओरली देते हैं, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लेसेंटा क्रॉस करती है, इतनी ज़्यादा मेटाबोलाइज नहीं होती, यूरिन में एक्सक्रीट होती है। लेकिन मिनॉक्सी और डॉक्सीसाइक्लिन में थोड़ा डिफरेंस है, इनको इंट्रावीनियसली देते हैं। ईयर और टीयर्स और स्लाइवा में मिनॉक्सी सिक्रीट होती है, इसीलिए इसको मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट को रेडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म है, बाइल वगैरह में एक्सक्रीट होते हैं। फिर इसी मिनॉक्सीडिल का एक आगे डेरिवेटिव है जिसको हम टैगिसाइक्लिन कहते हैं, वो इंट्रावीनियसली सिर्फ दिया जाता है और वो बहुत स्वेयर इन्फेक्शन में और रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के लिए देते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और उन यूजर्स की बात की जो कि आपने याद करने हैं और फिर टॉक्सिसिटीज़ में हमने यही सारी चीज़ जो है वो दोबारा से पढ़ी है। अब हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर सेकेंड ड्रग आ जाती है क्लोरा एम्फीफिनाकॉल, ठीक है, क्लोर एम्फीफिनाकॉल या क्लोरा एम्फीफिनाकॉल। सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपको यहाँ पे बता देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मॉडरेट स्पेक्ट्रम वाली ड्रग स्पेशली मैक्रोलाइट्स को डिस्कस करेंगे।
अच्छा, ये जो क्लोराम्फिफेनाकॉल है इसमें हमारे पास क्या है कि ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, लेकिन अगेन वही बात है कि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और यूएस में तो इसको देना भी बंद कर दिया है। बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शंस में हम इसको देंगे जिसमें बाकी कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर या एंटीमाइकोबैक्टीरियल ड्रग काम ना करी हो। ठीक है, ये एक बात होगी। दूसरा हम इसका शॉर्ट सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये जाएगी सेल के अंदर और 50S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करेगी और जो पेप्टाइल ट्रांसफरेज है ना, वो पेप्टाइड चेन ट्रांसफर होती है। आपको प्रोटीन सिंथेसिस अगर पड़ी हुई है तो ये उस पेप्टाइल ट्रांसफरेज वाले प्रोसेस को क्या करती है, इनहिबिट करती है और यूं ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। ठीक है, हाई अमाउंट में मसला ये है कि जब ये हाई अमाउंट में होगी तो ना सिर्फ ये बैक्टीरियल राइबोसोम को डिस्टर्ब करती है बल्कि ये ममेलियन सेल्स को भी डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है और ममेलियन सेल्स के अंदर जब ये प्रोटीन सिंथेसिस रोक देगी तो बोन मैरो टॉक्सिसिटी वगैरह कॉज कर सकती है। दैट्स वाई इसको यूएचएस ने अब देना, यूएचएस कह रही हूँ सॉरी, यूएस ने इसको देना बंद कर दिया है। ओरली भी अवेलेबल है और इंट्रावीनस फॉर्म में भी अवेलेबल है। एंड नेक्स्ट बात क्या आ जाती है कि इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी वाइड है। ये प्लेसेंटा वगैरह को क्रॉस कर सकती है ईजिली और ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करती है। अब अगर इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इसको आपने समझना है क्योंकि इसके मेटाबॉलिज्म से ही रिलेट होता है इसका एक एडवर्स इफेक्ट। इसका मेटाबॉलिज्म ये है कि ये लिवर में जाती है और लिवर में एक एंजाइम जो कि हेपेटिक ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज है। ठीक है, कौन सा एंजाइम है? हेपेटिक ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज है। वो इस क्लोरम्फिफेनाकॉल के ऊपर एक्ट करता है और उसको इनएक्टिव कर देता है और इनएक्टिवेशन के बाद ये हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होने के बावजूद यूरिन में ही एक्सक्रीट होती है। सो इसके मेटाबॉलिज्म में और इसको इनएक्टिवेट करने में हेपेटिक ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बताती हूँ क्यों। नेक्स्ट बात ये है कि ये ब्रेस्ट मिल्क में भी सिक्रीट होती है और फीटस के लिए अच्छी नहीं है। सो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में और प्रेगनेंसी में। क्लिनिकल यूजेस इसके वाइड हैं लेकिन हम इसको सीवियर इन्फेक्शंस में देते हैं, नॉर्मली हम नहीं देते क्योंकि ये ममेलियन सेल्स में टॉक्सिसिटी कॉज करती है। सो इसको हम क्लमीडिया में, रिकेटिशिया में, स्पायरोकाइट में और एनाएरोबिक रिएक्शंस में दे सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली हम इसको देते हैं एच इन्फ्लुएंजा रिएक्शंस में, एच इन्फ्लुएंजा में, नाइजेरिया में और बैक्टीरियोइड्स में। एच इन्फ्लुएंजा में, नाइजेरिया में और बैक्टीरियोइड में हम इसको देते हैं। नॉर्मली तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, यानी ये बैक्टीरिया की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा अमाउंट में देंगे तो ये टॉक्सिसिटी और डेथ भी कॉज कर सकती है। सो हाई अमाउंट में ये बैक्टीरियोसिडल भी है। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रही, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्लिनिकल यूजेस अगर बात करेंगे तो ये बैकअप ड्रग है। इसको हम सैल्मोनेला में, न्यूमोकोकल मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस में, रिकेटिशिया या एनारोबिक या बैक्टीरियोइड फ्रेजिलस के केस में स्पेशली यूज़ करते हैं। ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरियोइड फ्रेजिलस के केस में हम इसको यूज़ करते हैं। अब टॉक्सिसिटीज़ इसकी भी इंपॉर्टेंट है। टॉक्सिसिटीज़ में क्या करता है, एक तो ये जीआईटी डिस्टर्बेंस करता है। ठीक है, जीआईटी को इरिटेट करता है, म्यूकोजा को। दूसरी बात है इसके बोन मैरो के ऊपर क्या इफेक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बोन मैरो के ऊपर इसकी ये इफेक्ट है कि ये हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है। ठीक है, लेकिन इसकी बोन मैरो के ऊपर ये इफेक्ट है कि ये बोन मैरो को सप्रेस कर देती है। ठीक है, बोन मैरो में टॉक्सिसिटी और सप्रेशन करती है, लेकिन ये जो सप्रेशन है ये रिवर्सिबल होती है, ये डोज डिपेंडेंट है। अगर आपने कम अमाउंट दी थी और आपने वो छोड़ दी है तो ये इफेक्ट रिवर्स हो सकता है। लेकिन ये साथ ही साथ क्या भी करती है, ए प्लास्टिक अनीमिया भी कर सकती है। ए प्लास्टिक अनीमिया भी करेगी और जो ए प्लास्टिक अनीमिया हाई डोजेस में होगा वो इरिवर्सिबल है। वो क्या है, इरिवर्सिबल है और फिर उससे वापस आना मुमकिन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट इसका ये है कि ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करती है बच्चों के अंदर। अब ये वाली चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी कि बच्चों के अंदर ये ग्रे बेबी सिंड्रोम क्यों कॉज करती है। तो इन्फेंट्स के अंदर ये क्या करती है, जब इसकी ज़्यादा अमाउंट्स होती हैं तो ये आरबीसी की सिंथेसिस होने नहीं देती। आरबीसी नहीं सिंथेसाइज होता तो बच्चा जो है वो अनीमिक हो जाता है और अनीमिक के साथ साथ वो साइनोस्ड हो जाता है, वो नीला सा पड़ जाता है, साइनोसिस हो जाती है उसकी। दैट्स वाई हम कहते हैं कि इसका क्या है, ग्रे सा कलर है। साथ ही साथ ये साइनोसिस के बाद कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स और उसकी फ़ौरन डेथ भी कर देता है। अब ये हुआ क्यों, एक तो ये इसलिए हुआ कि इस बच्चे को हमने जब टेट्रासाइक्लिन दे दी तो टेट्रासाइक्लिन इसकी बॉडी में मेटाबोलाइज ही नहीं हुई। अब टेट्रासाइक्लिन मेटाबोलाइज क्यों नहीं हुई, क्योंकि बच्चे का जो लिवर है उसमें जो अभी हेपेटिक ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज है वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, ना ही रीनल सिस्टम इतना अच्छा डेवलप था कि इसको यूरिन में एक्सक्रीट कर सकता। इसलिए बच्चों के अंदर आपने इसको नहीं देना। अगर आप देंगे भी, बेशक आप थोड़ी अमाउंट भी देंगे तो वो थोड़ी अमाउंट भी उसकी बॉडी से निकलेगी
निकलेगी नहीं, और निकलेगी जब नहीं तो टॉक्सिसिटी करेगी। टॉक्सिसिटी में आरबीसी के नंबर को डिक्रीज़ करके एनीमिया, साइनोसिस, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स और डेथ कर सकती है। ठीक है, फिर इसकी ड्रग इंटरेक्शंस लिखी हुई, और ड्रग इंटरेक्शन में लिखा हुआ है कि ये हेपेटिक मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स को इनहिबिट कर देती है। CYP450 जब इनहिबिट हो जाएगा तो वो जितनी भी ड्रग को मेटाबोलाइज करता है वो मेटाबोलाइज नहीं होंगी और उनकी अमाउंट बढ़ेगी, जैसे कि फिनोटाइन और वॉरफेरिन, और वो टॉक्सिसिटीज़ भी आएंगी। यहाँ तक हमने दोनों को डिस्कस कर लिया है। आई होप कि कोई क्वेश्चन नहीं होगा। मैंने दोनों बुक्स में से एक एक लफ्ज़ आपको बता दिया। अब इसको बुक से रीड कर लो, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो, अगर समझ आ गया है तो वेरी गुड। नेक्स्ट में मैं आपके साथ मैक्रोलाइड यानी जिसमें मॉडरेट है मैक्रोलाइड और कीटोलाइड को डिस्कस करूँगी और कोशिश करूँगी कि उसमें हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लें। ठीक है जी।